हेलो स्टूडेंट्स, ये है अली ऑनलाइन और मैं हूं एनी टीचर। आज जिस टॉपिक और जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो है शैवालों का वर्गीकरण, यानी एल्गल क्लासिफिकेशन। इसको हमको डील करना है और ये हमारे कंसेप्ट बिल्डर कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक को रिलेट कर रहा है। और हमने लास्ट क्लास में बतलाया था कि जो शैवाल होते हैं यानी एल्गी होते हैं, उनको हम किस तरह से उनकी जो लक्षण होते हैं उनको देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में शैवाल क्या होते हैं, शैवाल की खोज किस तरह से हुई, शैवाल जो होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, शैवालों का थैलस कैसा होता है, उनकी कोशिकी रचना कैसी होती है, उनका संचित भोजन क्या होता है, उनके वर्णक कौन से होते हैं, उनमें जनन कैसे होता है, ये हमने समझा। और आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा कि शैवालों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इस वर्गीकरण की छोटी सी रूपरेखा हम देख चुके हैं, आउटलाइन देख चुके हैं, ब्रीफ देख चुके हैं जब हमने बात की थी किसकी, शैवालों के लिए। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने सब कुछ कंप्लीट देख चुके हैं। एक बार हम उस आउटलाइन को थोड़ा सा और देख लें और एक छोटी सी बात और समझ लें कि शैवाल हैं क्या। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बातें ना कर आपको स्लाइड के थ्रू या आपको बोर्ड पे समझाता हूं तो बात क्लियर होगी। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि शैवाल हैं क्या, तो शैवाल जनरली, अगर आप मुझे बिल्कुल एक मैं अननोन हुआ, मैं शैवाल के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, तो सबसे पहली जो बात में जो मुझको हमेशा ध्यान रखनी है कि यार शैवाल हैं क्या, तो मेरे माइंड में एक बात आना चाहिए कि शैवाल पादप हैं। शैवाल क्या है? पादप है। ठीक है, तो शैवाल पादप है, ये बात हम सबको याद रहना चाहिए और इसमें कोई विचित्र या स्पेशल बात भी नहीं है कि शैवाल पादप है, ये वेल नोन फैक्ट है। दूसरी बात, अब शैवाल पादप है तो दिखते किस तरह है? इनमें जड़ तना पत्ती होता है, रूट स्टेम लीफ होता है? बिल्कुल नहीं। इनके शरीर में जड़ तना पत्ती में इनका शरीर विभेदित नहीं होता, यानी इनमें ना जड़ दिखेगा, ना तना दिखेगा, ना पत्ती दिखेगा। तो इनका शरीर कैसा होता है? इनका शरीर होता है थैलस। और थैलस किसे कहते हैं? थैलस उसे कहते हैं जो शरीर जड़, तना और पण में विभेदित नहीं होता, यानी जिस शरीर में जड़, तना, पत्ती ना हो, ठीक है, उसमें वो विभेदित ना हो, उस शरीर को क्या बोलते हैं बच्चों? अपन उस शरीर को पर्टिकुलरली हम लोग यूज करते हैं उसके लिए एक वर्ड, और वो वर्ड है थैलस। तो ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। अब जड़ किसे कहते हैं? जो मूलांकुर से बनती है, या फिर अगर वो अपस्थानिक मूल है, एडवेंटियस रूट है, तो कहां से बनेगी? मूलांकुर के अलावा किसी अदर स्थान से बनेगी। तना है तो प्रांकुर प्रांकुर से बनेगा, और पत्ती है तो परसंधि से बनेगी। उनमें जाइलम फ्लोएम होंगे। तो ऐसी कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है जड़, तना, पत्ती की, वो रिक्वायरमेंट अगर किसी प्लांट में नहीं है तो उसको जड़, तना, पत्ती जैसी हो सकती है, लेकिन जड़, तना, पत्ती होगी नहीं। वो फॉर्म रूप में होती है, उसका रूप होती है। तो आप कई शैवालों को देखेंगे जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि ये तना है और ये पत्ती है, लेकिन उनकी जैसी होती है वो होती नहीं है। जिस तरह से पत्ती की रिक्वायरमेंट होती है, तने की होती है, वैसी नहीं होती है। तो अगर हम थैलस की बात करें तो हमको, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि थैलस का जो स्वरूप होता है वो थैलस स्वरूप होता किस तरह से है। तो जितने भी शैवाल होते हैं उनका थैलस स्वरूप जनरली हमको देखने को मिलता है एक कोशिकीय। ठीक है, कई शैवाल ऐसे होते हैं जिनका थैलस स्वरूप एक कोशिकीय होता है। जैसे अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास इस तरह से होता है, उसमें दो कशाब होते हैं इस तरह के। और हम जब भी डायग्राम देखेंगे, कुछ पिक्चर्स देखेंगे तो वहां वो क्लियर कर देंगे। बीच में इस तरह से न्यूक्लियस होता है और इस तरह से प्यालेनुमा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलता है? पाइरेनोइड मिलता है इस तरह से। तो ये एक कोशिकीय शैवाल होता है। अगर हम बात करें इसके बाद, तो कुछ शैवाल क्या होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल मतलब वो जनरली निवह बनाते हैं। जैसे हमारे सिटी में कॉलोनी होती है जहां बहुत सारे मकान हो जाते हैं, वो एक कॉलोनी बन जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे वॉल्वॉक्स एक साथ मिलकर एक कॉलोनी बना लेते हैं। उस कॉलोनी की पिक्चर भी हम देखेंगे कि किस तरह से वो दिखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ शैवाल जनरली ऐसे होते हैं कि वो तंतुवत होते हैं। अब तंतुवत में दो कैटेगरी होती है, एक तो अशाखित होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, इसमें कोई शाखा नहीं होती है, बिल्कुल एक बस इस तरह की एक्सिस होती है, और नीचे की ओर स्थापनांग होता है। स्थापनांग उसे कहते हैं जहां पर शैवाल नीचे की तरफ आधार से
क्या होता है, स्थापित रहता है। तो इस तरह से ये स्थापनांक देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ स्थापनांक होता है और ये मुख्य अक्ष होती है इनकी, लेकिन कोई ब्रांच वगैरह इनमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरे तंतुवत शैवाल ऐसे होते हैं जो तंतु जैसे होते हैं, नीचे की तरफ होल्ड फास्ट मिलता है, मुख्य अक्ष होती है और उससे ऐसी ब्रांच निकल जाती है। ये ऐसे लगते हैं कि जैसे सर ने गलत बोला हो, जड़तना पत्ती है, लेकिन वो होती नहीं, जड़तना पत्ती की तरह लगते हैं और यहाँ से पत्ती जैसी स्ट्रक्चर्स निकल जाती है अलग अलग, ऐसे लीव्स फॉर्म निकल जाती है, पत्ती की तरह की स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल जाती है। इस तरह से ये देखने को मिलेगा। तो हम ध्यान रखें कि ये वाला जो स्वरूप होगा ये अशाखित है और ये तंतुवत कौन सा है, शाखित रूप होता है। तो इस तरह से आप लोगों को शैवालों का स्वरूप होगा, किस तरह दिखेंगे, ये बात पूरी होगी। अब हम लोग ये बात करें कि जो शैवाल होते हैं पर्टिकुलरली उनकी बॉडी किस तरह से होती है, वो किस तरह के दिखते हैं, ये तो हमने बात कर ली। अब शैवाल क्या करते हैं कि कोशी की रचना कैसी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शैवाल की जो कोशी की रचना है वो कोशी की संरचना या रचना किस तरह से होती है। कोशी की रचना में मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूं, एक बार शॉर्ट्स में और इसमें समझा देता हूं। हर शैवाल में एक आउटर आउटलाइन शो कर दी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जनरली किसकी होती बनी होती है बच्चों, पैक्टोज और सेलुलोज की। अगर पैक्टोज की जगह पैक्टिन वर्ड यूज किया जाता है तो वो भी दौड़ेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शैवालों में अपन ने बतलाया है ये एल्जिन की बनी होगी, ये वेरी करेगा लेकिन नॉर्मल तो यही होता है। अंदर की ओर पूर्ण विकसित केंद्रक होगा और कैसा केंद्रक होगा, यूकैरियोटिक केंद्रक होगा। कोशिका द्रव मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद मेन स्ट्रक्चर होती है हरित लवक, ये हरित लवक होगा और ये हरित लवक कितने प्रकार का होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई टाइप का होगा, 5 टाइप का। हर एल्गी में अलग अलग होगा, लेकिन क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल होगा, सभी एल्गी में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्लोरोफिल ए के साथ बी मिल जाता है तो वो एल्गी ग्रीन होंगे, ए के साथ सी मिल जाता है तो वो ब्राउन एल्गी होंगे यानी भूरे, और ए के साथ डी मिल जाता है, ए के साथ कौन सा मिल जाता है, ये डी, तो वो एल्गी कैसे होंगे, रेड होंगे। तो इस तरह से 3 टाइप के एल्गी को हम डिस्कस करना है बीसीसी क्लासिफिकेशन में। अब इस क्लोरोफिल का जो आकार होगा वो अलग अलग होगा, आकृति अलग अलग होगी। कुछ शैवालों में ये जालिका रूपी होगा, कुछ में प्यालेनुमा होगा, अभी मैंने आपके सामने क्लेमाइडोमोनास बनाया था। कुछ शैवालों में रिबन जैसा होगा, कुछ शैवालों में सर्पिल रूप में होगा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। इसी हरित लवक में आपको यहां देखने को मिलेगा पाइरेनोइड। अब पाइरेनोइड क्या होता है, पाइरेनोइड प्रोटीनस नेचर का होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है, जिसमें क्या होते हैं, यहां पर स्टार्च कण पाए जाते हैं। यानी शैवालों का जो संचित भोजन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जो अपना वो भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उनमें फूड बनता है, वो फूड कहाँ जाकर संचित हो जाता है, इस पाइरेनोइड में। ठीक है, ये पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है एक कोशिका की जो शैवालों की होती है। अब हम बात करें जनन, तो जो शैवालों में जनन होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है कायिक जनन, इसे कहते हैं कायिक जनन, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें काया भाग लेती है यानी पूरा शैवाल की बॉडी भाग लेती है। कायिक जनन में क्या होता है, शैवाल की बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में टूट जाते हैं। मान लीजिए ये शैवाल का तंतुवत शरीर है और ये 10 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, इनमें से 2 पार्ट ने क्या बना दिया, नया शैवाल, नया शैवाल बना दिया। कब बनाते हैं ये, प्रतिकूल परिस्थिति में इनकी बॉडी डैमेज हो जाती है और जो पार्ट्स बचते हैं वो अनुकूल परिस्थिति में नया शैवाल बना देते हैं। ये प्रतिकूल अनुकूल क्या है, शैवाल जिस स्थान पर रहते हैं, शैवाल का जो आवास होता है उस आवास में पानी की कमी हो जाती है, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शैवाल के रहने लायक माहौल
नहीं रहता, उसे प्रतिकूल परिस्थिति बोलते हैं। इन परिस्थितियों में शैवाल का बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, उसके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये पार्ट्स टूटकर अलग होने पार्ट वापस नया शैवाल बना देते हैं। इस विधि को कहा जाता है कायिक जनन के अंदर विखंडन। क्या कहा जाता है? विखंडन। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें कायिक जनन में बीजाणु भी भाग लेते हैं, लेकिन ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब भी बनेगा विखंडन से ज्यादा क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं हम लोग, जनन का दूसरा प्रकार पॉपुलर है अलैंगिक। अलैंगिक जनन में क्या होता है? ये दो तरीके से होता है, या तो इसमें बन जाते हैं चल बीजाणु यानी जू स्पोर, बड़ा पॉपुलर नेम है इनके लिए जू स्पोर, या फिर क्या होता है इस जनन में बन जाते हैं अचल बीजाणु जिनको बोलते हैं अप्लेनोस्पोर। तो इस तरह से चल बीजाणु और अचल बीजाणु दो तरह के बनते हैं। चल बीजाणु में क्या होता है? दो तरह की स्थिति होती है, या तो ये पियर शेप होते हैं यानी नाशपाती नुमा जिन पर ऊपर दो कशाब होते हैं या न्यूक्लियस होता है, या इनमें क्या होता है कि पार्श्व से एक लंबा कशाब एक छोटा कशाब निकलता है, और ये कैसे होते हैं? किडनी शेप होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, भूलना आपके लिए पाप हो जाएगा कि ये हमेशा अनुकूल परिस्थितियां जब होंगी तब बनेंगे। यानी चल बीजाणु शैवालों में जू स्पोर कब बनते हैं? अनुकूल कंडीशन में। वही बात, जहां पानी बढ़िया हो, ऑक्सीजन बढ़िया मिल रही हो, सारा वातावरण बेस्ट हो, तब चल बीजाणु बनते हैं। और अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है? ये पानी में तैरते बढ़ते हैं और बाद में नया शैवाल बना देते हैं अंकुरित होकर। क्या बना देते हैं? नया शैवाल। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अचल बीजाणु की, तो अचल बीजाणु बनते हैं, अचल बीजाणु कैसे होते हैं? गोल होते हैं, ऐसे रोड शेप हो सकते हैं, इनमें कोई कशाब नहीं होती है, ठीक है, और ये प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए इनकी भित्ति मोटी होती है। क्या होती है? भित्ति मोटी होती है ऐसी, ताकि वो प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर सके। जब प्रतिकूल परिस्थिति समाप्त हो जाती है तो क्या होता है? ये भित्ति फट जाती है और अनुकूल परिस्थिति आते ही ये अचल बीजाणु क्या कर देते हैं? नया शैवाल बना देते हैं, नया शैवाल बना देते हैं। दैट्स ऑल। यही नॉर्मल नेचर होती है इनमें जनन की। अगली स्थिति को अगर हम देखते हैं तो तीसरा जनन का तरीका होता है, और वो तरीका होता है कौन सा? उस तरीकों को कहा जाता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में क्या होता है? जो शैवाल होते हैं वह शैवाल तीन तरीके अपनाते हैं, और उन तीन तरीकों की हम बात करें तो एक तरीका तो होता है समयुग्मकी लैंगिक जनन। समयुग्मकी लैंगिक जनन, इस जनन में क्या होता है? जो शैवाल होते हैं वे आकार में भी समान होते हैं और कार्य में भी समान होते हैं। यानी आकार और कार्य में समान जब युग्मक, कार्य और आकार में समान युग्मक आपस में निषेचन करते हैं और नया शैवाल बना देते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? समयुग्मकी लैंगिक जनन। सीधी सी बात है, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले युग्मक आकार व कार्य में समान होते हैं। जैसे मान लीजिए ये युग्मक नर है ना, और ये इस तरह से है, मादा युग्मक भी सेम ऐसा ही है और ये भी इस तरह का है। तो आप देख रहे हैं नर मादा युग्मक दोनों चल है, दोनों की साइज भी समान है, शेप भी समान है। या ऐसा भी हो सकता है कि नर युग्मक भी अचल हो और मादा युग्मक भी कैसा हो? अचल हो। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, कार्य में भी समान है, दोनों अचल हैं और दोनों एक जैसे आकार के हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक कार्य में भी समान है, दोनों ही चल हैं। तो इन दो स्थितियों का ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्थितियां हमें बतला रही हैं कि लैंगिक जनन समयुग्मकी कब होगा? जब लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों युग्मक आकार व कार्य में समान होंगे। उसके बाद दूसरी स्थिति होती है असम युग्मकी, किसको बोलते हैं? आइसोगेमी। आइसोगेमी, और इसको असम युग्मकी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस असम युग्मकी को हम बोलते हैं एनिजोगेमी। एनिजोगेमी। एनिजोगेमी में क्या होता है बच्चों? एनिजोगेमी में ये होता है कि जो युग्मक भाग लेते हैं
वो युग्मक कैसे होते हैं? आकार वाले मामले में, ठीक है, वो असमान होते हैं। कैसे? मादा युग्मक जनरली छोटा बड़ा होता है और नर युग्मक जनरली छोटा होता है। और आकार में असमान युग्मक जब लैंगिक जनन में भाग लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? असम युग्मकीय लैंगिक जनन कहते हैं। तीसरा और लास्ट, इसको हमको ध्यान रखना है, समयुग्मकीय लैंगिक जनन। सॉरी, ये तो हमने पढ़ लिया। अगली हम बात करते हैं विषम युग्मकीय लैंगिक जनन। विषम युग्मकीय लैंगिक जनन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एनिजोगेमी, सॉरी हेट्रोगेमी। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेट्रोगेमी। इस हेट्रोगेमी में क्या होता है? हेट्रोगेमी में भाग लेने वाले नर और मादा युग्मक दोनों की कंडीशन क्या होती है? दोनों युग्मक आकार और कार्य दोनों में क्या होते हैं? असमान होते हैं। यानी वो आकार के मामले में भी अलग अलग होते हैं और कार्य के मामले में भी अलग। जनरली क्या होता है? नर युग्मक छोटा होता है और चल होता है और मादा युग्मक बड़ा होता है और कैसा होता है बच्चों? अचल होता है। तो लैंगिक जनन में भाग लेने वाले नर और मादा युग्मक में आप बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं और ये बेसिक डिफरेंस देखता है किसके अंदर? विषम युग्मकीय लैंगिक जनन, जिसको हेट्रोगेमी कहते हैं। इसमें क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक में दोनों कार्य के मामले में असमान है और आकार में भी असमान है। जैसे देखो, आकार में ये युग्मक छोटा है नर और मादा युग्मक बड़ा है, जनरली ऐसे ही होता है। और कार्य के मामले में नर युग्मक चल होता है और मादा युग्मक अचल होता है। हम ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एल्गी की सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको मालूम होना चाहिए। अब ये अगर मालूम है आपको तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बात करते हैं कि जो लैंगिक जनन की कंडीशन होती है शैवालों में वो किस तरह की होती है। चलिए मेन चीज पर हम लोग आते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो हमने शैवालों के वर्गीकरण में ये बात कर ली थी। अब मेन टॉपिक हमारा आ गया है शैवालों का वर्गीकरण, जिसमें हम बेसिक चीजों को देख चुके हैं लास्ट क्लास में कि शैवालों का जब भी हम वर्गीकरण करते हैं तो कुछ आधारभूत लक्षणों में लेते हैं हम लोग। जैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक उनमें कौन सा है, दूसरा कोशिकी संगठन कैसा है, संग्रहित भोजन उनमें कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक, कोशिकी संगठन, संग्रहित भोजन, इन तीन आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, ए के साथ बी मिलता है, ए के साथ सी, ए के साथ डी। तो ये तीन वर्ग हमारे कोर्स में है, लेकिन ऐसे शैवालों के बहुत सारे वर्ग होते हैं, 11 के आसपास वर्ग होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में तीन ही है जिसको आप देख रहे हैं कि अभी बतलाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी की बात करेंगे। लेकिन शैवालों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? शैवालों के वर्गीकरण का मुख्य आधार है उनके अंदर मिलने वाला जो पनहरित है, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। दूसरा, उन शैवालों की कोशिका भित्ति किस रसायन की बनी है, उनका संगठन कौन सा है। और तीसरा, उनमें संचित भोजन क्या है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषी वर्णक की तो क्लोरोफिल ए बी सी डी ई मिलेगा, साथ फिकोजेंथिन मिलेगा, है ना। ये पिगमेंट कैसे होंगे? रोड और संचित भोजन जो होगा वो स्टार्च होता है। अब कौन सा संचित भोजन? अगर स्टार्च होगा, फ्लोरेन स्टार्च होगा, डिफरेंट टाइप की स्टार्च को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन कर देंगे। कोशिकीय संगठन में सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है सेल वॉल, और इसके अदरवाइज कौन कौन से केमिकल्स और मिल सकते हैं, उन बेसिस पे शैवालों को वर्गीकृत किया गया है। अगर आप देखें तो वर्णक में क्लोरोफिल एबीसीडी की बात की गई है। कोशिकीय संगठन में सेलुलोज होगा, पैक्टिन होगा, एल्जिन होगा और पॉलीसल्फेट एस्टर होगा। देन संग्रहित भोजन में स्टार्च, मैनिटोल और लेमिनिन होगा। ये इनका संचित भोजन होगा। इसी बेस पर इसको बांटते हैं। एसएमएल हमने लास्ट क्लास में बतलाया था, स्टार्च, मैनिटोल और लेमिनिन। तो ये इनके संचित भोजन में देखने को मिलेगा। इसी के बेस पर हम इनको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शैवालों के वर्गीकरण की, तो शैवालों को वर्गीकृत करने के लिए हम लोगों ने जनरली क्या किया है, इन आधार पर तीन क्लास से बांटा है। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी कौन से? रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होते हैं,
इनका जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है बच्चों, कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी। और इनका जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। दूसरा आधार भी कंप्लीट हो गया। पहला आधार प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए के साथ बी होगा, इसलिए ग्रीन होंगे, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? क्लोरोफाइसी। दूसरी बात, इनका जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। तीसरी बात, इनका संचित भोजन क्या होगा? स्टार्च। ये आपको ध्यान रहेगा, ये क्लोरोफाइसी में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी कैसे होंगे? जिनका पिगमेंट यानी वर्णक कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए के साथ सी होगा, ए और सी। देन उनका जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज और एल्जिन की बनी होगी। सेलुलोज और एल्जिन की बनी होगी, ध्यान रखना। CW किसकी बनी होगी? सेलुलोज और एल्जिन की बनी होगी। और रिजर्व फूड यानी संचित भोजन क्या होगा? मैनिटोल होगा, लेमिनेरिन होगा। ठीक है, ये इनका संचित भोजन मिलेगा। तो ब्राउन एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल ए के साथ सी होता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। संचित भोजन कौन होता है? मैनिटोल और लेमिनेरिन होता है। ये हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। रोडोफाइसी क्या होते हैं? रोडोफाइसी वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? पर्टिकुलरली रेड एल्गी होते हैं। कैसे एल्गी होते हैं? रेड एल्गी होते हैं। इनका पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए के साथ इनमें डी होता है, ए के साथ डी होता है, तो ये रेड एल्गी होते हैं। देन इनका सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। संचित भोजन क्या होता है इनका? इनका संचित भोजन होता है फ्लोरोडियन स्टार्च। तो फ्लोरोडियन स्टार्च इनका संचित भोजन होता है। ठीक है, तो आप देखें तो ये हम सब पहले भी क्लास में देख चुके हैं, लेकिन एक बार मुझे लगता था कि एल्गल क्लासिफिकेशन में इसको डिस्कस करना जरूरी है, तो मैंने इसको शॉर्ट ब्रीफ में आपको एक बार और दिखा दिया। अगली बात, क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल कौन से ध्यान रखना है? वोल्वोक्स यूरोथ्रिक्स, और भी हम देखने वाले हैं अभी। फियोफाइसी में लेविनेरिया, फ्यूकस टिक्टियोटा। ठीक है, और क्लोरोफाइसी में पोरफायरा पोलिसोफिनिया, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब हम इसको बिल्कुल विस्तृत रूप में देखेंगे। तो हम जल्दी से हमारी मेन इंपोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि भाई जो सवाल है, उन सवालों के लिए हम लोग किन बातों को करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वर्ग को डिस्कस करते हैं, और पहला वर्ग है हम लोगों का क्लोरोफाइसी। कौन सा वर्ग है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होते हैं? जनरली इनका आवास होता है हरे शैवालों का स्वच्छ जल होता है, लवणीय जल में मिल जाते हैं और खारे जल में भी मिल जाते हैं। ये जनरली इस तरह से आपको मिल जाएंगे। थैलस कैसा होता है? जैसा कि मैंने बताया था, एक कोशिकीय होता है, या फिर ये निवह में होते हैं, अभी मैं आपके सामने कॉलोनी शो करूंगा इनकी, या फिर ये तंतुवत होते हैं। ठीक है, तीन तरह से होते हैं, एक कोशिकीय या कॉलोनी बनाते हैं, निवह है ना, कॉलोनी, तो ये कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। देन तंतुवत होते हैं, और इनका जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो ए और बी होता है। और जो इनके क्लोरोफिल के शेप होते हैं वो रिबन शेप, स्पाइरल, डिस्कोइड, प्लेट शेप, रेटिकुलेट और कप शेप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग रिबन शेप, तो मतलब ऐसे रिबन जैसा हो जाता है, स्पाइरल इस तरह से हो जाता है, डिस्कोइड डिस्क जैसा हो जाता है, ऐसे प्लेट बिल्कुल प्लेट जैसा, रेटिकुलेट नेटवर्क बन जाता है, ऐसे क्लोरोफिल का ऐसे नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है। कप शेप बिल्कुल इस तरह से कप शेप मिल जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के इनमें क्लोरोफिल मिल जाते हैं। ये क्लोरोफाइसी की स्पेशलिटी है। पर्टिकुलरली हम अब क्लोरोफाइसी की बात करें बच्चों, है ना। अब अगली बात हम करते हैं, तो क्लोरोफाइल में क्या कंडीशन देखने को मिलती है? इनका जो पायरेनोइड होता है वो प्रोटीन बॉडी होती है, जिसमें क्या मिलते हैं? स्टार्च कण। ठीक है, जितने भी क्लोरोफाइसी होते हैं उनके क्लोरोफिल के अंदर क्या मिलता है? पायरेनोइड। देखो जैसे देखते हैं अपन, ये क्लोरोफिल है, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी क्लोरोफिल है। ठीक है, और इस क्लोरोफिल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये पायरेनोइड है। जो पिंक कलर में दिखती है, ये पूरी पायरेनोइड है। पायरेनोइड के साथ आप लोगों को देखने को मिल रही है स्टार्च का शीट है। ये पूरा पूरा दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर की जो पैचेस दिख रहे हैं, ये स्टार्च के शीट्स हैं, जो आपको पायरेनोइड बॉडी के बाहर देखने को मिल रहे हैं। ये स्टार्च के शीट्स हैं। मैं जैसा कि आपको कहा था कि जितना भी क्लोरोफिल होता है उसके अंदर पायरेनोइड होते हैं, और पायरेनोइड में क्या मिलते हैं? स्टार्च का स्टोरेज मिलता है। तो इस तरह से जो क्लोरोफाइसी एल्गी होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफाइसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? पायरेनोइड, और पायरेनोइड पर क्या संचित भोजन होगा? स्टार्च होगा। तो ये पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट कंडीशन की, तो जनन कैसे होता है? जनन के लिए इनमें क्या होता है? अलग अलग तरीके होते हैं। एक जनन होता है कायिक जनन, एक अलैंगिक और लैंगिक, अभी डिस्कस कर ही लिया था, तो फास्ट इसको अपन खत्म कर देते हैं।
कायिक जन्म का पहला तरीका होता है विखंडन और दूसरा तरीका क्या होता है बीजाणु निर्माण, जैसा कि मैंने कहा था। कौन सी की बात कर रहे हैं हम? क्लोरोफाइसी की। ऐसे ही अलैंगिक जन्म किसके थ्रू होता है? चल बीजाणु धानी जो होती है। चल बीजाणु धानी किसे कहते हैं? सपोज कीजिए कि ये कोई एल्गी है और ये एल्गी है क्लेमाइडोमोनास। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इस क्लेमाइडोमोनास का जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस ये हो गया। इस न्यूक्लियस में डिवाइडेशन हुआ, 2 सेल बन गई, इसे 2 सेल्स बन गई। 2 सेल्स ने आगे और डिवीजन किया, 4 सेल बन जाती है और इन 4 सेल ने और डिवीजन किया, इससे 8 सेल बन जाती है। बाद में धीरे-धीरे क्या होता है, ये जो 8 सेल्स होती हैं धीरे-धीरे मॉडिफाइड हो जाती है और मॉडिफाइड होने के बाद क्या बना देती है? इस तरह से मॉडिफाइड हो जाती है और मॉडिफाइड होने के बाद ये 8 सेल्स क्या होती हैं? जनरली इस तरह से क्या बना देती हैं? 8 चल बीजाणु बना देती हैं, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि अब ये क्लेमाइडोमोनास की बॉडी किसका काम कर रही है? चल बीजाणु धानी का काम कर रही है और इसके अंदर ये बन क्या रहे हैं? चल बीजाणु बन रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा चल बीजाणु कब बनते हैं? मैंने बताया था आपको, अनुकूल परिस्थिति में। तो अनुकूल परिस्थिति में इस तरह से जो शैवाल होते हैं ये इस तरह से जनन कर लेते हैं। विखंडन और बीजाणु जनन तो सिंपल सा है, जो सब बतलाया था कि मैंने कि प्लांट बॉडी होती है, वो प्लांट बॉडी प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाती है। इनमें से कुछ पार्ट्स क्या होते हैं? अनुकूल परिस्थिति में नया शैवाल बना देते हैं। बनती प्रतिकूल परिस्थिति में और नए शैवाल कब बन जाते हैं? अनुकूल परिस्थिति में। चल बीजाणु कब बनते हैं? अनुकूल परिस्थिति में, और अनुकूल परिस्थिति में वो क्या बना देते हैं? नया शैवाल बना देते हैं। बीजाणु निर्माण नॉर्मल सा है कि ये बीजाणु बनेंगे, इसमें इतना डिस्कशन की जरूरत हमें नहीं है, बस नाम ध्यान रखना है। लैंगिक जनन को अभी मैंने डिस्कस किया था, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार का होता है। अब क्लोरोफाइसी शैवाल दिखते किस तरह से? उसमें सबसे पहला एग्जांपल देखिए क्लेमाइडोमोनास का, जिसके मैंने बताया इस तरह से नाशपाती नुमा होता है। नाशपाती नुमा क्लेमाइडोमोनास में ये जो आपको वक्यूल मिल रही है यहीं से बेसल बेसल पार्ट होता है। ये एक कशाप तो ये निकलता है, ये और एक कशाप इधर से निकलता है। ठीक है, 2 कशाप भी होते हैं। ये प्याले नुमा आपको दिख रहे हैं, ये प्याले नुमा जो पार्ट दिख रहा है वो किसका है? ये प्याले नुमा पार्ट है हरित लवक का। मैंने बताया था आपको कि जो शैवाल होते हैं क्लोरोफाइसी के, उनका हरित लवक अलग अलग आकार का होता है। यहाँ इस तरह से प्याले नुमा होता है और प्याले नुमा में ये क्या होता है? पायरेनोइड होता है। और पायरेनोइड पे ये दिख रहा है आपको, जो बिल्कुल ब्लू कलर में दिख रहा है, लाइट ब्लू में, ये स्टार्च पार्टिकल्स है। ठीक है ये ब्लू में न्यूक्लियस है, इनका केंद्रक है। ठीक है, और ये बाकी अदर पार्ट्स है जिससे हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बस इतना सा हमें दिख जाना चाहिए कि प्यालेनुमा क्या होता है। क्लेमाइडोमोनास की बॉडी होती है, 2 कशाप ऊपर निकलते हैं जो इनको पानी में तैरने में सहयोग करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। अंदर की ओर प्यालेनुमा हरित लवक होता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है? केंद्रक देखने को मिल जाता है, सॉरी पायरेनोइड देखने को मिल जाता है। पायरेनोइड के साथ कौन होता है? स्टार्च पार्टिकल्स होते हैं। अब वोल्वोक्स क्या होता है? वोल्वोक इस तरह की कॉलोनी बना लेता है और इस कॉलोनी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे वोल्वोक्स की बॉडी होती है। ये पहला वोल्वोक्स हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे वोल्वोक्स काफी सारे मिल जाते हैं। ठीक है, और ये कॉलोनी जो होती है, अगर इसका और भी व्यूज देखा जाए तो इस तरह से वोल्वोक्स की कॉलोनी होती है, इस तरह से। अब ये क्या होता है? वोल्वोक्स कॉलोनी पूरी की पूरी वाटर में इस तरह से रोलिंग करती है, इसलिए वोल्वोक्स को क्या कहा जाता है? लुढ़कना शैवाल, रोलिंग बॉल एल्गी। बड़ा पॉपुलर नेम है इसका, रोलिंग बॉल एल्गी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो इस तरह की फॉर्म में पर्टिकुलरली आपको वोल्वोक्स देखने को मिलता है। ज्यादा और कुछ हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद यूलोथ्रिक्स को देखें तो यूलोथ्रिक्स की बॉडी है, कैसी है? तंतुवत है, इस तरह से तंतुवत है। इसको इनलार्ज करेंगे आप तो इसी तरह दिखेगी, और आपको इस इनलार्ज बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? ये रिबिन शेप, रिबिन शेप की देखिए, ये जो है इनका क्लोरोप्लास्ट है जो रिबिन शेप है, इस तरह से ही जा रहा है आगे, फिर और मूव कर रहा है, इस तरह का रिबिन शेप का इनका ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। ठीक है, बाकी ये न्यूक्लियस वगैरह है तो इस तरह से ये एल्गी होते हैं इस तरह के। अगर आप देखें स्पाइरो वगैरह, ये बड़ा पॉपुलर नेम है। स्पाइरो वगैरह भी इस तरह से फिलामेंटस फॉर्म में होते, तंतुवत फॉर्म में होते। लेकिन अगर आप देखें तो इनका क्लोरोप्लास्ट जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट पर्टिकुलरली ये रहा, ये। और क्लोरोप्लास्ट में जो आपको ये ग्रीन पार्ट दिख रहे होंगे, ये ग्रीन पार्ट, ये सब क्या है? पायरेनोइड है। क्या है? पायरेनोइड है। पर्टिकुलरली इस तरह से देखने को मिलते हैं। और बाकी न्यूक्लियस वगैरह, ये सेल है बीच में पिंक कलर से, ये न्यूक्लियस शो कर रखा है, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं तो अगला है कारा। कारा कैसा होता है? तंतुवत शैवाल है, देखिए जिसमें मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इस पर मैं पेन ले रहा हूँ, और इससे यहाँ से ये
ये मुख्य अक्ष आगे बढ़ जाती है, इस पर लीव्स होती हैं वल फॉर्म में, चक्री फॉर्म में। ये देखिए इस तरह से लीव्स फॉर्म होती हैं, लीव होती नहीं, लीव्स जैसे दिखती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। ठीक है, थोड़ा सा और इनलार्ज भी देखें तो ये लीव्स इस तरह से होती है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, ये नर जननांग होता है पूधानी, पूधानी जिसमें क्या बनते हैं, नर युग्मक। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर, ये स्त्रीधानी होती है या अंडधानी होती है। आप जानते हैं शैवालों के अंदर नर युग्मक धानी पुधानी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम बोलते हैं, और जो अन्नधानी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओगोनियम होते हैं। तो कारा में दोनों देखने को मिलती है। तंतुवत शैवाल है, इसमें से क्या होता है, वल फॉर्म में ब्रांचेस निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कारा देखने को मिलेगा। अगला और क्लोरोफाइसी का शैवाल देखें तो इस तरह से, बस यही सवाल ध्यान रखने थे जो आपके सामने आ चुके हैं, बस यहीं तक हमारे इनके नाम दे रखे थे, तो इसी को देखना था। अब आते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास है फियोफाइसी की, ब्राउन एल्गी की, जिनमें क्या होता है, जनरली समुद्र में मिलते हैं। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई कौन सा शैवाल कहाँ रहता है, किस तरह का होता है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक जो जो आपके सामने इस शीट्स में बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपको याद होना चाहिए। समुद्र में होते हैं, वही थैलस कैसा होता है, तंतुवत होता है। अगर वो सरल शाखित है तो ऐसा मिलेगा, और किसके अंदर मिलेगा, एक्टोकार्पस में। ठीक है, तो दो तरह का थैलस होगा, तंतुवत होगा लेकिन सरल शाखित होगा, तो इस तरह से होगा एक्टोकार्पस में। ये आपका एक्टोकार्पस है, इसमें नीचे की तरफ दिख रहा होगा आप लोगों को ये बॉडी, और ये बॉडी कुछ और नहीं है, स्थापनांग है। ये स्थापनांग है, इसकी मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष से आपको ये ब्रांचेस देखने को मिल रही है इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसको इलाज व्यू में देखते हैं तो इस तरह देखने को मिलेगी मुख्य अक्ष है, जिस पर से आपको ब्रांच मिल रही है, और यहां से पुधानी बन रही है, और ये स्त्रीधानी बन रही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सघन शाखित होने पर क्या होता है, सघन शाखित जो होते हैं उनमें क्या होता है, ज्यादा शाखाएं निकल जाती हैं और ब्रांचेस ज्यादा होती हैं। उस तरह के तंतु व शैवाल का एग्जाम्पल है केल्प। ये कई बार पूछा जाता है कि केल्प में सबसे बड़ा शैवाल होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 100 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, सबसे बड़े शैवाल का नाम क्या है, केल्प है, और उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 100 मीटर के आसपास होती है। ये आपको ध्यान रखना है। हर तंतु व शैवाल की वही जो खासियत है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बतलाई थी, एक मेन एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष मानिए, जो वृंत जिसे हमने कहा है, इसकी मुख्य अक्ष से क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं, और ये पत्ती जैसा भाग होता है, पण समान भाग होता है, पण होता नहीं, पण समान होता है। ऐसे नीचे क्या होता है, आधार होता है, इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। तो ये नॉर्मली किसी तंतु व शैवाल में ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और फियोफाइसी की भी ये स्पेशलिटी होती है, इसलिए मैंने इन बातों को बता दिया। वो दो तरह से तंतुमय शैवाल होते हैं थैलस, एक तो सरल शाखित और एक सघन शाखित। सरल शाखित में एक्टोकार्पस का ध्यान रखना है, सघन शाखित में केल्प का ध्यान रखना है। केल्प का ये भी ध्यान रखना है कि इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, सबसे ऊंचाई का शैवाल होता है, 100 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम, और अब अगली कैटेगरी में आते हैं कि फियोफाइसी में और क्या खासियत देखिए। फियोफाइसी का जो वर्णक होता है, ठीक है, उसका जो शैवालों में रंग होता है, वर्णक की वजह से मैंने आपको बताया था, वर्णक कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी होगा, जिससे इनका कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। तो इनका जो रंग होता है वो जैतूनी हरे से ओलिव ग्रीन, बिल्कुल ओलिव ग्रीन बोलते हैं इसको, जैतूनी हरे से ब्राउन तक कलर इनका होता है। और उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है ये वर्णक क्लोरोफिल ए सी कैरोटेनाइड्स, क्लोरोफिल ए सी कैरोटेनाइड और जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए सी कैरोटेनाइड और जेंथोफिल, इनकी वजह से कलर होता है। लेकिन ये कलर इतना वेरी क्यों करता है, ओलिव ग्रीन जैतूनी हरे से बिल्कुल आपको ब्राउन तक मिलेगा, उसकी एक वजह है कि इनके जो वर्णक है जेंथोफिल और फिकोजेंथिन, जेंथोफिल और फिकोजेंथिन, ये दोनों वर्णक का अमाउंट किसका कम है, किसका ज्यादा है, उसी बेस पर इनके कलर डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ओलिव ग्रीन ये देखने को मिलता है। तो कभी क्वेश्चन अभी आ जाए कि जैतूनी हरे से भूरा रंग शैवालों का किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा जेंथोफिल और फिकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि रंग कैसा होता है, जैतूनी हरे से भूरा, इस किस पर निर्भर करता है, जैतूनी रंग से हरा रंग। जो अलग अलग फियोफाइसी के एल्गी होते हैं, जैतूनी हरे से भूरा रंग, वो किस पर डिपेंड करता है, जेंथोफिल और फिकोजेंथिन वर्णक की मात्रा पर। कौन कौन से वर्णक इनके पॉपुलर है, क्लोरोफिल ए सी कैरोटेनाइड जेंथोफिल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे, तो इनका रिजर्व फूड होता है लेमिनेरिन। बड़े खास बात है, कई बार पूछा जाता है कि फियोफाइसी का संचित भोजन क्या है, लेमिनेरिन या फिर मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल लेमिनेरिन हम जानते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगली बात,
इनकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है, कायिक कोशिका की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? वही जैसा कि आपको मैंने बतलाया था, इनमें सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, जिसका बाहरी हिस्सा पर क्या होता है, एल्जिन मिलता है। ऐसे एल्जिन, जिससे मैंने येलो कलर से सेलुलोज बतला दिया, तो उस पर बाहर एल्जिन मिलेगा आपको इस तरह से। ऐसी कुछ राजधानियां होंगी। उसके बाद न्यूक्लियस होगा और लवक होंगे। लवक आप जानते हैं क्लोरोफिल ए के साथ कौन से मिलते हैं? क्लोरोफिल ए के साथ सी मिलते हैं, और फिर अदर कैटेगरीज इनमें देखने को मिल जाती है। फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल, इसकी हमने बात कर ही ली है। अगली कैटेगरी पर आते हैं, तो अगली कैटेगरी है जनन। तो फियोफाइसी में जनन वही कायिक जनन तो विखंडन के थ्रू ही होता है, इसकी हमने बात कर ली है कि कायिक जनन कैसे होता है। अगली बात हम करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के लिए क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, वो दो ही तरीके हैं, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, जूस्पोर। तो इनमें चल बीजाणु के थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, अब ये चल बीजाणु की क्या स्पेशलिटी होती है? चल बीजाणु की स्पेशलिटी होती है दो कशाव वाले होते हैं, और कशाव इस तरह से पार्श्व में मिलते हैं, एक कशाव इधर से, एक कशाव इधर से, साइड से निकलते हैं, और इस तरह से ये इस शेप के मिलते हैं। ठीक है, और असमान कशावी होंगे। असमान कशावी मतलब एक कशाव लंबा होगा और एक कशाव किसा होगा बच्चों, छोटा होगा। तो इस तरह से आपको द्विकशावी, पार्श्व कशावी, असमान कशावी, दो कशाव है, पार्श्व से निकल रहे हैं, एक कशाव लंबा है, एक कशाव छोटा है, जिससे ये मूव कर लेंगे, पानी के अंदर चल लेंगे। तो अलैंगिक जनन किसके थ्रू होता है? जूस्पोर या चल बीजाणु के थ्रू होता है। तो द्विकशावी, पार्श्व कशावी और असमान कशावी होते हैं। ठीक है, पार्श्व क्यों बोला? क्योंकि पार्श्व से कशाव निकल रहे हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनरली युग्मक पार्टिसिपेट करते हैं। वो मैंने बताया आपको, सम युग्मकी, असम युग्मकी और विषम युग्मकी वही होता है। युग्मक कैसे होते हैं? आकार में नाशपति नुमा होते हैं, जैसे कि नॉर्मली होता है। कशाप कितने होते हैं? दो होते हैं, द्विकशापी होते हैं, और कशाप कहां से निकलते हैं? पार्श्व से निकलते हैं। अगली बात, इन युग्मकों का संपर्क कहां होता है, यानी निषेचन में कहां पार्टिसिपेट करते हैं? तो बड़ी खास बात है, जल में करते हैं या अंडधानी में करते हैं? जल में करते हैं या अंडधानी में करते हैं? ये बड़ा खास बात है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी जो एल्गी हैं फियोफाइसी के, उनके युग्मक नाशपति नुमा है, द्विकशाभी या पार्श्व कशाभी है। ठीक है, चाहे वो समयुग्मक या समयुग्मकी, विषम युग्मकी, कोई सा भी लैंगिक जनन हो। और इन युग्मकों का संपर्क कहाँ होता है? जल में या फिर अंडधानी में होता है। तो युग्मक वैसे वैसे ऐसे होते हैं, इस तरह से पेयर शेप, दो कशाप निकल रहे हैं, दोनों कशाप कैसे एक जैसे ही हैं, पार्श्व से निकल रहे हैं, सम का समान कशाप है। तो आपको लगेगा कि यार सर ये तो जूस पोर भी तो ऐसे बनाया था आपने। जूस पोर में क्या होता है बच्चों, एक कशाप लंबा था, एक कशाप छोटा था, यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। द्विकशाप भी, पार्श्व कशाप भी होंगे, बाकी दिखने में एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो ये आपको लैंगिक जनन की खासियत होगी। अब कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो हमको याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि फियोफाइसी की एल्गी में कौन कौन से आते हैं। एक्टोकार्पस, इसको हम पहले भी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं कि फियोफाइसी कैसे होते हैं। ये फियोफाइसी का एक्टोकार्पस इस तरह से होता है, वही मेन एक्सिस है, और इसमें से क्या निकल रही है? इस तरह से ब्रांचेस निकल रही है, इस तरह से इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। ये मेन एक्सिस आपके सामने शो हो रही है, और इस तरह से ब्रांचेस निकल रही है, और ये इसकी पर्टिकुलरली आपको जो होता है बीजाणुधानियां, वो इस तरह से देखने को मिलती है। इधर चलते हैं, अगला एल्गी है लेमिनेरिया, बड़ा पॉपुलर है लेमिनेरिया। ध्यान रखिएगा, फियोफाइसी के एग्जांपल कौन कौन से? एक्टोकार्पस के बाद लेमिनेरिया। लेमिनेरिया में आप देखो तो इनका जो स्थापनांग है होल्ड फास्ट छोटा सा है। उसके बाद मेन एक्सिस निकलती है, जो ऐसी लगती है जैसे कोई स्टाइप हो, मतलब थोड़ा वृंत हो। और फिर वृंत के बाद देखिए पत्ती जैसी संरचना निकल रही है, बिल्कुल पत्ती जैसी, इस तरह कटी फटी सी। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं प्रैपण। पत्ती जैसी होती, पत्ती होती नहीं है ना, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से फैली हुई होती है, यही पहचान होती है लेमिना की। लेकिन सारगेसम जो होता है वो ऐसा नहीं होता। सारगेसम में वही मेन एक्सिस है, और उसके बाद बिल्कुल लीफ जैसी आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स में यहाँ रिसेप्टिकल्स देखेंगे ऐसे आपको, ऐसे ये पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स निकले हुए मिलेंगे आपको इस तरह से। तो ये थोड़ा सा अलग मिल जाएगा, कुछ एयर ब्लडर होंगे, ये एयर ब्लडर है, ये वाले, ये एयर ब्लडर है, जो फूले फूले दिख रहे हैं ना आपको, ये एयर ब्लडर है। तो ये इस तरह से होते हैं, सिंपल सा एक नीचे स्थापनांग है, उसके बाद एक मेन एक्सिस है, और फिर लीफ जैसी स्ट्रक्चर निकल रही है, और इस तरह से फूली फूली भी क्या है, एयर ब्लडर मिलेंगे आप लोगों को। फ्यूकस पे आते हैं। फ्यूकस एल्गी क्या होता है, इसकी स्पेशलिटी है यही स्थापनांग, बिल्कुल वैसा के वैसे ही स्थापनांग है। फिर आप देखेंगे मेन एक्सिस है, आगे ब्रांच हो रही है, और ब्रांच होने के बाद आगे जाकर इसमें तीन तीन ऐसी ब्रांचें निकल रही है। जस्ट लाइक फ्यूकस, ऐसे ही आपको डिप्टोटा मिलेगा,
डिक्टोटा में मेन एक्सिस से आगे जाकर ये ब्रांच हो जाएगी, लेकिन ब्रांच का पैटर्न लंबे लंबे, देखो अब इस तरह से लंबे लंबे पैटर्न में डिवाइड हो रही है, जबकि डिक्टोटा में ऐसा नहीं, डिक्टोटा में आगे जाकर और ब्रांचिंग है, वो इतनी लंबी लंबी ब्रांचिंग नहीं है, थोड़ा सा ब्रांचिंग पैटर्न से ही आपको फ्यूकस और डिक्टोटा का एक अंदाजा हो जाता है कि फ्यूकस किस तरह दिखता है, डिक्टोटा किस तरह दिखता है। तो ये कुछ एल्गी है, अपने आप को एक बार डिवाइस कर लीजिए इन चीजों को कि भाई फियोफाइसी में कौन आते हैं, एक्टोकार्पस आता है, सार्गेसम आता है, लेमिनेरिया आता है, डिक्टोटा आता है और फ्यूकस आता है। आप किसी भी तरह से इनको याद कर सकते हैं, आप इसे भी लिखकर याद कर सकते हैं कि भाई इनमें कौन कौन से आ रहे हैं। तो जैसे अपन पर्टिकुलरली बात करते हैं, एक तो एक्टोकार्पस आ रहा है, ठीक है, एक इसमें हम बात कर रहे हैं लेमिनेरिया की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं सार्गेसम की, एक हम बात कर रहे हैं फ्यूकस की, और एक हम बात कर रहे हैं डिक्टोटा की। तो आप किसी भी तरह से ELSFD या आगे पीछे इनको करके याद कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मेरी तो मानना यह है कि आप इनको नॉर्मली ध्यान रखें कि फियोफाइसी में कौन कौन से एल्गी आते हैं, ठीक है। अगर फिर भी हम बात कर लें कि भाई इनमें कौन कौन से एल्गी को हम कैसे याद करें, तो 4 वर्ड है हमारे पास, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस और डिक्टोटा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, मैं इनको आगे पीछे करके बताता हूं आपको। ये LSE की FD कर दो आप, देखो कैसे कैसे, LSE की FD कर दो। L से आप लेमिनेरिया है, S से सार्गेसम है, E से कौन है, एक्टोकार्पस, F से फ्यूकस और D से डिक्टोटा। LSE की क्या करनी है आपको, FD करनी है, ठीक है। L फॉर लक्ष्मण, लक्ष्मण है ना, शर्मा है ना, लक्ष्मण शर्मा इंजीनियर है, उसकी FD करना है अपन को, ऐसे याद कर लो, किसी भी याद कर लेना। L4 लेमिनेरिया, S4 सार्गेसम, E4 कौन है हम लोगों का, एक्टोकार्पस, F4 कौन है, फ्यूकस और D4 कौन है, डिक्टोटा। लक्ष्मण शर्मा इंजीनियर, इसकी FD करनी है, लक्ष्मण शर्मा इंजीनियर, इसकी FD करनी है। तो लक्ष्मण से L से, लेमिनेरिया शर्मा के S से क्या ध्यान रखना है हम लोगों को, सार्गेसम इंजीनियर की E से हमको क्या ध्यान रखना है, हमारा एक्टोकार्पस, F से क्या ध्यान रखना है, फ्यूकस और D से डिक्टोटा। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे, आगे पीछे करके एक वर्ड बना लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों के सामने ये एल्गी हो गए। अब आता है हमारी लास्ट क्लास, इसका नाम है रोडोफाइसी। 3 ही क्लासेस हमारे कोर्स में है और इसी को डिस्कस करना होता है। अब रोडोफाइसी जो होता है वो कैसी एल्गी है, रेड एल्गी है। क्यों रेड एल्गी है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए के साथ डी मिलता है। अब जनरली इनका आवास क्या होता है, आवास में ही मिलेंगे आपको समुद्र में। समुद्र में जनरली 2 चीजें बड़ी खास है, नीट में कई बार पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है कि ये जो शैवाल होते हैं वो कहाँ मिलते हैं समुद्र में। समुद्र में गर्म क्षेत्रों में मिलते हैं, गर्म वाटर जहाँ होता है, ठीक है, और गहराई मिलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गहराई मिलने वाला शैवाल कौन सा है, वो रोडोफाइसी का है, ठीक है। जल की सतह पर मिलता है, तो जल की सतह पर अधिक प्रकाश होता है, वहां भी मिल जाते हैं। और सबसे खास बात, समुद्र की गहराई में मिल जाते हैं जहां बहुत कम प्रकाश होता है। मेन बात तो यहीं से क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है, कि समुद्र की गहराई में कहाँ मिलते हैं शैवाल, कौन से शैवाल मिलते हैं, तो वो शैवाल कौन से, रोडोफाइसी वाले शैवाल। क्लियर। अगली बात हम करते हैं, थैलस कैसा होता है, वही तंतुवत थैलस होता है, बहुकोशिक होता है, बहुत सारी सेल्स का बनता है, शाखित होता है, ठीक है, ब्रांच होता है। अशाखित शैवाल जो रोडोफाइसी का है वो कौन सा है, पोरफाइरा, इस नाम को ध्यान रखना। पोरफाइरा कौन सा है, अशाखित शैवाल। और शाखित शैवाल में कौन सा आता है, पॉलीसाइफोनिया। ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि रोडोफाइसी का अशाखित शैवाल कौन सा है और शाखित कौन सा है। तो अशाखित पोरफाइरा है और शाखित कौन सा है, पॉलीसाइफोनिया है। चलिए, अब जब डायग्राम देखेंगे हम तो वहां और भी इसको क्लियर कर लेंगे। अगला संचित भोजन क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छी तरह ध्यान रखना। स्टार्च हम जानते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं तो केमिस्ट्री में साफ साफ होता है स्टार्च किसका बना होता है, इमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का। तो इस तरह से हम लोगों को ये ध्यान रखना है। तो संचित भोजन कौन होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। यहाँ से कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रोडोफाइसी एल्गी होते हैं उनका संचित भोजन क्या होता है, और वो संचित भोजन क्या होता है बच्चों, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब रिप्रोडक्शन का वही तरीका है, कायिक अलैंगिक कोलैंगिक। कायिक जनन में एज यूजुअल विखंडन, अलैंगिक जनन में यहाँ ध्यान रखिएगा चल बीजाणु की जगह अचल बीजाणु है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चाहे अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो, यहाँ पर कभी भी कशाव बलते ही नहीं है। यानी बीजाणु भी अचल होते हैं और युग्मक भी कैसे होते हैं, अचल होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कशाव विहीन शैवाल का वर्ग कौन सा है, रोडोफाइसी। डीप सी में कौन से मिलते हैं, रोडोफाइसी। अचल युग्मक किससे मिलते हैं, रोडोफाइसी में। अचल बीजाणु किससे मिलते हैं, रोडोफाइसी में। ध्यान रखना,
यहाँ अचल बीजाणु बनेंगे अप्लेनोस्पोर। लैंगिक जनन में कौन भाग लेंगे? अचल युग्मक भाग लेंगे, जो कैसे होंगे? विषम युग्मक ही होंगे। ठीक है, तो ये बहुत खास था, तो ध्यान यही रखना है हमको। अब लास्ट स्लाइड और लास्ट बात कि रोडोफाइसी के एल्गी जो हम नाम सुनते हैं वो किस किस तरह से होते हैं। पहले तो हम नाम देख लें। पोरफायरा है, पॉलीसाइफोनिया सॉरी, ये दोनों पिक्चर्स जो है पॉलीसाइफोनिया की हैं। उसके बाद पोरफायरा हमने बनाया आपके सामने, ये पोरफायरा है, एक ग्रेसिलेरिया है, एक जेलिडियम है। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, डबल पी डबल जी। डबल पी से पॉलीसाइफोन है पोरफायरा, डबल जी से ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, अब पॉलीसाइफोनिया इस तरह का एल्गी होता है, जिसमें ऐसे एक मेन एक्सिस होती है जिसमें ब्रांचेस निकल जाती है। देखिए ये मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस से यह ब्रांचेस निकल जाती है। अगर इंटरनली देखें तो इंटरनली आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप तो इसी डायग्राम को देख लें, इससे काम चल जाएगा। पोरफायरा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे कोई लीफी फॉर्म हो, ओनली लीफ जैसे दिख रहा हो इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे लीफ फॉर्म दिख रही हो, इस तरह का दिखता है पोरफायरा। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम देखें आप, तो ग्रेसिलेरिया जेलिडियम में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, जेलिडियम की फैलाव क्षेत्र आपको देखो अलग मिलेगा, ग्रेसिलेरिया का अलग। जेलिडियम में आपको इस तरह से मेन एक्सिस देखने को मिलेगी, फिर ब्रांचेस बिल्कुल ऐसा देखिएगा जैसे कोई कटीली झाड़ी हो। और ग्रेसिलेरिया में आपको ऐसा, ग्रेसिलेरिया की मोटी मोटी ब्रांचेस होंगी, है ना, और मोटी मोटी ब्रांचेस होने के साथ देखो यहीं से ब्रांचिंग हो जाएगी, आधार से नीचे से ब्रांचिंग चालू हो जाएगी। जबकि अगर आप इसको देखोगे आप जेलिडियम को, तो जेलिडियम की मेन ब्रांच के बाद आपको बहुत कम इस तरह की पास ब्रांच मिलेंगी, दूर दूर मिलेंगी ब्रांच, यहाँ पास ही ऐसे ब्रांच मिल जाएंगी। वो थोड़ा फैलाव क्षेत्र अलग होगा, लीफ का तरह से भी थोड़ी देखने को अलग मिलेगा। तो आपसे जब भी क्वेश्चन बनेगा कोई पिक्चर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जनरली क्वेश्चन जो बनेगा वो इससे बनेगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तब तो पिक्चर से क्वेश्चन बन सकता है, वहां तो आप कवर कर ही लेंगे इनको देखकर। लेकिन अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां ध्यान रखिएगा कौन से एल्गी रोडोफाइसी के, डबल पी डबल जी से ध्यान रखना। हम कहीं पढ़ते हैं तो हम किसी जगह पर रहते हैं, पीजी कहते हैं उसको, वही खाते हैं वही रहते हैं, उस पीजी में डबल पी और डबल जी ध्यान रखिएगा। डबल पी में पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, और पोरफायरा, और डबल जी में ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। तो इस तरह से हम लोग इस बात को कवर कर लिए कि कौन से ग्रुप में कौन से एल्गी होते हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, कौन से क्लासेस होती हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अब इन सब में डिस्कस करने के बाद हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हमें पहले तो शैवालों का करेक्टरिस्टिक्स मालूम होना चाहिए, जो लास्ट क्लास में हमें पढ़ लिया, इस क्लास में ही पढ़ लिया। दूसरी बात, हर शैवाल जो होते हैं उनमें क्लोरोफाइसी के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से किस तरह के होते हैं और एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना। दूसरा, संचित भोजन ध्यान रखना। तीसरा, जो चल बीजाणु किससे बनते हैं और किस तरह के होते हैं, अचल बीजाणु किससे बनते हैं किस तरह के होते हैं डीप सी में, और अचल युग्मक किस वर्ग में होते हैं वो ध्यान रखना है आप लोगों को। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि, और कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहां शैवाल के लक्षण दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन से लक्षण इसमें से क्लोरोफाइसी का है कौन सा नहीं है। तो आप इतना ध्यान दे लेंगे तो आपका शैवाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आप आराम से इसको कवर कर लेंगे। तो जो शैवाल के लिए हिंदी माध्यम में शैवाल वर्गीकरण की जरूरत थी, मेरे ख्याल से ये काम काफी हो जाएगा, है ना। और इतना अगर आप बड़े आराम से इसको देख लेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। कोई भी आपको मिस्टेक या कोई भी आपको कमी लगती है, मिस्टेक तो या कमी लगती है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और आप जो भी चाहते हैं वो मुझसे भी वही कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बात अपनी। लेकिन आप इस तरह से पढ़ते रहिए, और जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट हैं हमारे 11th और 12th के कोर्स के नीट के लिए और 11 12 के लिए, वो सारे हम इस तरह से कवर करते जाएंगे। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।